नंबर फर्स्ट, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण बताइए। इन सब में से क्या है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में चेंज होना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा? नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण के टाइम में, ध्यान रखेंगे। नंबर यहाँ पे फर्स्ट राइट आंसर है। नंबर सेकेंड, सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अल्ट्रा वायलेट जो किरण है यही होता है किस चीज़ के लिए आपके? तो जो ये इंसान का जो त्वचा का जो कैंसर होता है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अल्ट्रा वायलेट किरण होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछेगा कि जरा बताइए पराबैंगनी विकिरण की खोज किसने किया था, तो आपको रीटर ध्यान रखना है, ठीक है। पराबैंगनी किरण से जो मतलब कहिए कि आने वाला जो हानिकारक जो प्रभाव वगैरह होता है ना, इसको रोकने का काम कौन करता है? अगर यह पूछ ले तो आपको पता है कि ओजोन परत ये रोकने का काम करती है, ठीक है। नंबर थर्ड, भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई थी, बताइए कब? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर, वर्ष 2007 में भारत में नैनो मिशन की शुरुआत की गई थी। देखिए, भारत सरकार ने मिशन जो आपका क्षमता निर्माण करने के लिए ना 2007 में नैनो मिशन की शुरुआत की थी। जैसे में इसका जो मेन फोकस रहना था, जैसे मानव संसाधन का विकास करना, नॉर्मली जो बुनियादी ढांचा जिसे कहते हैं उसको डेवलपमेंट करना, जो अनुसंधान वगैरह होना करना होता है उसको मतलब कहिए कि बढ़ावा देना, इन सब के लिए ना मिशन नैनो की शुरुआत की गई थी। नंबर फोर, समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए, क्वेश्चन देखने के साथ ही आपको समझ में आ रहा होगा ऑप्शन नंबर सी टिक करना है। सोनार से आप डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाते हैं। नंबर फाइव, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? बताइए फटाफट बताइए, राइट आंसर क्या होगा? काफ़ी ईजी, ऑप्शन नंबर डी, परावर्तन के कारण क्या होता है? ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। जब प्रकाश के प्राथमिक रंग में लाल, हरा और नीला आता है, इसको समान अनुपात में आप मिलाइएगा तो क्या बन के आएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, सफ़ेद, यानी कि आपका जो ये श्वेत रंग होता है ना, यही बनकर आता है। चलिए एक सवाल आपसे लास्ट वाले क्वेश्चन से, बताइए कि पहले भी पूछा जा चुका और आप लोग सही जवाब दे चुके हैं, पता है अभी भी सही आप लोग कमेंट करेंगे। मतलब कहिए कि ध्वनि वगैरह को सुनने के लिए ना श्रोता और जो मतलब परावर्तक सतह वगैरह होता है ना, उसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 15, 17, 25 या फिर 30 मीटर? इन चारों में से क्या होगा? 15 मीटर, 17 मीटर, 25 मीटर या फिर 30 मीटर होता है? स्पष्ट सुनने के लिए बताइए क्या होना है। नंबर 7, प्राकृतिक में कौन से बल का जो अस्तित्व है ना प्रत्येक स्थान पर है? नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गुरुत्वाकर्षण बल का ध्यान रखेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल का जो अस्तित्व है ना, अस्तित्व जो ये प्रत्येक स्थान पर है, कहने का मतलब यह हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कैसा आकर्षण प्रकृति का होता है गुरुत्वाकर्षण बल। एक व्यक्ति झूले में बैठकर अगर झूला झूल रहा है, यदि व्यक्ति एकाएक खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? अगर आपने पहले का प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो आपको ध्यान आ रहा होगा 3 से 4 बार यह सेम क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, क्या होगा? कम हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नंबर 9, किस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन उत्तक जो है ना ये पाए जाते हैं? नंबर 9 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। एक मिनट, टेरिडोफाइटा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। टेरिडोफाइटा ना वर्ग का पौधे का जो शरीर का जो आपका मतलब इसका कहिए कि जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, ये सारे विभाजित हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नंबर 10 है। कौन सी स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है? स्तनपायी जंतु पूछा है, शिशु को जन्म नहीं दे करके अंडे देने का काम करती है, वो कौन सा स्तनपायी है बताइए? तो ऑप्शन नंबर आपका इकिडना और आपका प्लेटिपस। लास्ट वाली क्लास में, लास्ट ने 3-4 प्रैक्टिस सेट पहले प्लेटिपस के बारे में आपको बता दिया गया था। देखिए, स्तनपायी वर्ग का जंतु शिशु को जन्म देता है, आप जानते हैं, बट कुछ अपवाद होते हैं जो कि अंडे मतलब जो देते हैं, जिसमें कि आपका ऑप्शन नंबर ए और बी, इकिडना और आपका प्लेटिपस हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। नंबर 11, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है?
ऑप्शन नंबर देखिए, डिप्थीरिया, टाइफाइड और मलेरिया ना ये सारे संक्रामक रोग हैं, बट जो आपका कैंसर है ना, ये कैंसर जो है संक्रामक रोग नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। नंबर 12, लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें बताइए। सबसे पहले ये देखिए, लाइसोसोम की अगर खोज पूछेगा कब किया गया था, 1958 में, 1958 में इसका खोज किया था। किसने? क्रेडिट जाता है डूबे नाम के व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे उनको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, जल अपघट्य एंजाइम्स की वजह से क्या होता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की मतलब थैली ही कहा जाता है। कोशिका में प्रोटीन पर संश्लेषण का जो स्थान है वो कहाँ होता है, नंबर 13 का बताइए। राइट आंसर क्या होगा? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान अगर पूछेगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइबोसोम में होता है, ठीक है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो यकृत, श्वेत, मांसपेशी में पाया जाता है इन कोशिका में, मगर जो आपका लाल रक्त कोशिका है इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो आपका नाभिक है ना, नाभिक भी नहीं होता है, यह भी ध्यान रख लेंगे। नंबर 15, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, लैंगिक जनक के। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत पूछेगा किस पर आधारित है, लैंगिक जनन आपको बताना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जो रोग है वो हो जाता है, किससे पूछा है, डाउन सिंड्रोम से, बताइए। नंबर 16 का क्या टिक करना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर सी, अल्जाइमर के द्वारा, ठीक है। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में पूछेगा कौन सा रोग सबसे ज़्यादा होता है, तो अल्जाइमर होता है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे मस्तिष्क का सहायक कहा जाता है, असिस्टेंट ऑफ ब्रेन के नाम से आप किसे जानते हैं? ऑप्शन नंबर बी, मेरुरज्जु को आप क्या जानते हैं, मस्तिष्क का सहायक के नाम से जाना जाता है। नंबर 18, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है, ठीक है। देखिए नंबर 19 है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता बताइए क्या होता है? देखिए प्रति व्यक्ति निम्न आय, ठीक है, अल्प विकसित कह रहे हैं ना, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, इसमें हर व्यक्ति का आय कम होगा, पूंजी निर्माण का भी दर कम होगा, जनसंख्या का दबाव रहेगा, तो ये तीनों होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है। उपरोक्त सभी निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं? देखिए भूमि, श्रम, पूंजी तो माना जाता है, बट लाभ जो है ना उत्पादन के कारक के रूप में नहीं आता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है ना, इसकी शुरुआत हुई थी कब? नंबर 21 का बताइए क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की शुरुआत की गई थी। इसमें ना टोटल 18 से 50 वर्ष के लोगों को शामिल किया गया है। इसमें क्या है, हर बैंक मतलब खाताधारक को ना कहा जाता है कि बस 330 रुपया प्रीमियम पर आपको 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा मिल जाएगा। नंबर 22, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? इन चारों में से किसका है, नहीं है बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर बी ध्यान दीजिए, पीके नायक समिति का जो संबंध है ना ये आरबीआई से रहा है, ठीक है, किससे? आरबीआई से। और सुरेश तेंदुलकर, एस हाशिम समिति, इन दोनों का रहा है किससे? गरीबी मापन के इससे समिति से ये दोनों मतलब जुड़े रहे, मतलब यही दोनों का काम था, गरीबी मापन से रिलेटेड कुछ कुछ काम हुआ था वो करने का। नंबर 23, मई 2022 में क्वाड जो देश है क्वाड का जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया ये बताना है। देखिए प्रधानमंत्री भारत के जो है नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा कहिए कि नेतृत्व किया गया था, और ये जापान का जो राजधानी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए कहाँ पर, टोक्यो में किया गया था। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर 24 का हो जाएगा, नंबर 3 पे है, तीसरे पे रहे हैं, ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा ना जारी किया जाता है विश्व वायु शक्ति सूचकांक। इसमें 2022 में भारतीय वायुसेना का जो स्थान रहा ना, ये कौन सा नंबर? तीसरा रहा है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? नंबर 25 का ऑप्शन नंबर आपको ए यहाँ पे जवाब देना है।
मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 26, द्विपक्षीय व्यापार एवं कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पुल किस नदी पर बनाया गया है? लास्ट प्रैक्टिस सेट में भी आपको बताया जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फैनी नदी पर 1.9 किलोमीटर यह आपका लंबा है, यह आपको बताया जा चुका है। किस देश की सरकार ने प्रत्येक दंपत्ति को 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति अब दे दी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, पहले 1 किया गया, फिर 2 किया गया, अब जो है 3 का अनुमति चीन सरकार ने दे दिया है। नंबर 28, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर ए 27 सितंबर 2021 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्पिरेंसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक के लेखक बताइए कौन है? तो 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, के रघोत्तमन के द्वारा कॉन्स्पिरेंसी टू किल राजीव गांधी ये लिखा गया है। संजय बारू के बारे में आपको ध्यान आ रहा होगा, अगर आपने मूवी देखा होगा तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये आपका संजय बारू के द्वारा लिखित पुस्तक है। समीर सोनी है, इनके द्वारा माय एक्सपेरिमेंट्स विथ साइलेंस के साथ, विथ साइलेंस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और शशि थरूर के द्वारा द बैटल ऑफ बिलोंगिंग लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। शशि थरूर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एग्जाम में पूछा जाता है, इनके द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है यहाँ से क्वेश्चन आता है। और अगर आप में से कोई इंग्लिश किसी को अच्छे से पता हो, इंग्लिश के जानकार हो, तो आप ना शशि थरूर साहब का ना आप उनका ट्वीट पढ़ सकते हैं। अगर ट्विटर यूज करते हैं तो उनका ट्वीट पढ़िए या उनका बुक पढ़िए, उनमें ना इंग्लिश का जो वर्ड मीनिंग है ना काफ़ी अच्छा खासा लेवल कर दिया हुआ है। मतलब काफ़ी हद तक जो नॉर्मल इंग्लिश किसी तरह से सीखे हैं, उनके जो समझ से पढ़े हैं, जिनका इंग्लिश का लेवल काफ़ी अच्छा है, वही इनका ट्वीट को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इनके बुक को पढ़ सकते हैं। शशि थरूर का बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, तो मानिए आप इंग्लिश पे आपका बहुत अच्छे से पकड़ है। हाँ, इंग्लिश जानना जरूरी है, बट ऐसा नहीं है कि इंग्लिश कंपलसरी है, उस पर फोकस नहीं करना है। कहने का ये सेंस नहीं है कि इंग्लिश आपको आना ही आना है, बट अभी के टाइम में इंग्लिश थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है हर कुछ में। आपको कहीं पे भी जाएंगे, कुछ भी इंटरव्यू वगैरह होता है तो इंग्लिश का पता है क्या वैल्यू रहता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश के पश्चिमी तट पर मई 2021 में आए साल का पहला चक्रवाती तूफान नाम था ताकते। इसका नामकरण किस देश ने किया है, बताना है ये। बताइए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, म्यांमार के द्वारा किया गया था। ठीक है, आपको ये जा चुका है पहले, म्यांमार के द्वारा किया गया था। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 निम्न में से किस व्यक्ति को दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सिंथिया रोसेन जविन को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इनमें से गंगा नदी में उत्तर की ओर से आकर बहने वाली नदी बताइए। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कोसी बूढ़ी गंडक। गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी पूछेगा, कोसी बूढ़ी गंडक आपका यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए, अगर आपसे पूछेगा इसके अलावा भी तो आपको ध्यान रखना है, घाघरा, कमला, कोसी, कोसी तो आपका है ही, महानंदा हो गया, ये सारे आप याद कर लीजिएगा। सिंपल ऐसे ध्यान रखेंगे। अगर पूछे कि गंगा नदी के उत्तर से आकर जो मिल जाती है गंगा में, उसका नाम बताइए, तो सबसे पहले आप ऐसे याद रख लीजिएगा, एक लाइन से याद कर लीजिए, घाघरा, फिर आपका जैसे गंडक हो जाएगा, यहाँ पे गौ लिखा है ध्यान रखिएगा, गंडक है, फिर आपका बूढ़ी गंडक है ही, कोसी तो है ही, और आपका कमला हो जाएगा। ठीक है, इन सब को आप ध्यान रखेंगे। आपका महानंदा है, इसे आप याद कर लीजिए अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आपका आएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बताइए कौन बने हैं? नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। उपन्यास दुर्गेश नंदनी के लेखक बताइए कौन है? तो ऑप्शन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दुर्गेश नंदनी लिखा गया है। ठीक है, आपको पता है कि इनका एक कहिए कि उपन्यास है आनंद मठ। ठीक है, जो लोग नए हो ध्यान से समझिएगा, आनंद मठ, इसी से आपका जो है वंदे मातरम इसको लिया गया है। ठीक है,
स्वराज पार्टी का गठन निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ? 35 का ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन के बाद। निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? बताइए, चालकोलिथिक युग के रूप में आप किसको जानते हैं? नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग को आप क्या कहते हैं? चालकोलिथिक युग कहते हैं। देखिए, जिस टाइम पीरियड में ना मनुष्य पत्थर और तांबा का औजार के साथ साथ, मतलब दोनों का जो साथ साथ प्रयोग करना स्टार्ट किया था ना, उसे आप ताम्र पाषाणिक युग के नाम से जानते हैं। समझिएगा, जिस टाइम में इंसान पत्थर और तांबे का जो औजार था उन दोनों का यूज एक साथ करने लगा था, ठीक है, पत्थर प्लस तांबे का जो औजार था जब साथ साथ में यूज करने लगा, इसे ही आप ताम्रपाषाण युग या फिर चालकोलिथिक युग के नाम से इसे ही आप जानते हैं। 37 देखिए, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था? 37 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, राइट आंसर। शुंग वंश का स्थापना किया गया था, ठीक है। अगर पूछेगा शुंग वंश कितने वर्षों तक शासन किया था, तो लगभग 112 वर्ष तक। आपको पता है पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम जो मौर्य सम्राट थे, क्या नाम था? नाम याद करिए, बृहद्रथ करके नाम था उनका। उनकी हत्या करके 185 ईस्वी में ना शुंग वंश की स्थापना किए थे इन्होंने, ठीक है। नंबर 38, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से, देखिए, किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक ने इनकार किया था, ठीक है। आपको पता है कि मंगोल का आक्रमण हुआ था 29 बार, इसको मतलब कहिए कि हराने का, विफल करने का श्रेय पूछेगा गयासुद्दीन तुगलक को ही जाता है। जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। खैर, ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? नंबर 40 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष पूछ लेगा, अध्यक्ष बताइए कौन थे? तो मोगली, नाम याद आ गया होगा आपको, नाम क्या आपको पहले से पता है जरूर। मोगलीपुत्र तीसरा आप नाम जानते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में दिया गया था? ऑप्शन नंबर सी, राजा कौन थे उस वक्त? कनिष्क के शासनकाल में इसको गौतम बुद्ध को राजा कहिए कि भगवान का दर्जा दे दिया गया था। बताइए, पीत आतंक से किस देश को संबोधित किया गया है? तो 42 का ऑप्शन नंबर आपका डी, जापान को। देखिए, पीत आतंक से जापान को क्या होता है? संबोधित किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में युद्ध में ना जापान ने मतलब कहिए कि धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। इस बात को ध्यान रखेंगे, किस राष्ट्र का पूछेगा तो आपको धुरी राष्ट्र बता देना है, ठीक है। नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अनुमति की जो प्रवेश की जो अधिकतम आयु की सीमा है 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा? ये क्वेश्चन आपको जवाब देना है। 43 का बताइए किसने किया था? देख लीजिए ऑप्शन एक बार, लॉर्ड लीटन, कैनिंग, लॉरेंस, लॉर्ड रीडिंग या फिर कोई नहीं। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषा का समावेशन कब किया गया? तो 44 का ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2003 में। ध्यान रखेंगे, पूछेगा संविधान संशोधन कौन सा था? तो 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इसी के तहत किया गया। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में यह दिया हुआ है? अनुच्छेद आपका हो जाएगा 213, 14 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? 46 का ऑप्शन नंबर ए, मई 1949 में। नंबर 47, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर बी, टोटल 15 महिलाएं थी। और अगर पूछेगा इसमें कि आप बता दीजिए एक और बात, अनुसूचित जनजाति के बारे में, अनुसूचित जनजाति सदस्य कितने थे? बताइए कमेंट करके क्या होगा राइट आंसर, कितने सदस्य थे?
संविधान सभा में अगर अनुसूचित जनजाति से पूछेगा तो कमेंट करके बताइए, इसका जवाब आपको बताया जाएगा 1-2 मिनट के बाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज क्षेत्र का वर्णन किया गया है? तो 48 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, भाग 8 में किया गया है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछ लेगा ना कितना अनुच्छेद में दिया है ये बताइए, तो 239 से लेकर 242 तक में संघ राज क्षेत्र के बारे में आपका दिया गया है, ठीक है। 49 बताना है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित न्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, धार्मिक नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे बताइए। ऑप्शन नंबर ए फजल अली, ध्यान रखना है। पूछेगा इसका गठन भाई कब किया गया था जरा ये बताइए, तो 1953 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है यहाँ पे बताइए, पढ़िए फटाफट जवाब बताइए क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गया है, सही है गलत है बताइए? सही है। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे, सही है। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा है, सही है। नंबर डी, मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, क्या ये सही है? देखिए मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के निगम जो आपका ये 1961 था ना, इसी के अकॉर्डिंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के ही अधीन में कार्य करता है। बट प्रशासनिक प्रमुख आपसे अगर पूछा है ना, यहाँ पे देखिए समझिएगा, वर्ड पे ध्यान दीजिए, प्रशासनिक प्रमुख पूछा है ना, प्रशासनिक प्रमुख जो है ना आपका ये कैबिनेट सचिव बता देना है आपको। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है आपका। वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अभिवहन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है बताना है, बताइए। पार्थिव विकिरण के बारे में बताइए क्या सही है, कौन सा सही है? एक कोई ऐसा सही है तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना, पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे से गर्म करना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पे है। बाद बाकी आपका गलत है। निम्नलिखित प्रकार के बादलों में आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? आकाश में सिंपल सा बताना है सबसे ऊंचा बादल कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पक्षाव में जो है ना मेघ आकाश में सबसे ऊंचा बादल होता है, ध्यान रखिएगा। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर अफ्रीका का पूछा है ना, बी हो जाएगा सवाना। भूकंपीय जो तीव्रता होता है ना, इसको आप किस चीज़ से मापते हैं? बहुत ही ज़्यादा इजी, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। महाद्वीप और महासागर के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित मतलब दिया गया था? 57 का ऑप्शन नंबर अल्फ्रेड वेनगर के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज कह रहा है कि नॉर्मली अग्नेय तथा रूपांतरित शैल में पाए जाते हैं और इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, माइका का। निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगुर के नाम से आप जानते हैं? ऑप्शन ए, काली मृदा को रेगुर के भी नाम से आप जानते हैं। कपास वाली काली मिट्टी भी से आप कहते हैं, आपको बहुत बार बताया जा चुका है। सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे होता है बताइए, सबसे ज़्यादा कहाँ पर ये रहता है? चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? तो ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में चलवासी पशुचरण पद्धति अभी भी चलता है, ठीक है। राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे भी रहता है, ध्यान रखेंगे। नंबर 61, देखिए अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? तो नंबर 61 का ऑप्शन नंबर ए, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, राइट आंसर। बताना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है किस चीज़ से? यह सारे क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, काफ़ी बार आपको ये सब बताया जा चुका है इसमें पुराने वाले सेट में। जिसमें डिस्कशन नहीं किया गया था उसमें आपको थोड़ा बहुत अभी बता दिया जा रहा है।
इसीलिए बहुत ज़्यादा डीप अभी नहीं फिलहाल कर रहे हैं। जहाँ पे लगेगा नहीं बताया गया है पहले, वहाँ पे हर हाल में आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। नंबर 62 का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है किसके साथ, कांच की एल्युमिनियम ऑक्साइड से ये क्या कर लेता है ना, अभिक्रिया करता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या होता है, ऑप्शन नंबर बताइए 63 का क्या होगा। देखिए क्लोरीन की जो इसका जो आपका अगर पूछेगा ना, बताया जा चुका है पहले भी, परमाणु संख्या बताइए, तो आपको बताना है कितना, टोटल 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूप अगर आपसे पूछेगा 287 होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर मैकेनिकल ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यांत्रिक ऊर्जा को ना ये विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, सिंपल, इसे ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। CO2 जो है ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए ये आवश्यक गैस है। ठीक है। 65 के बाद 66 पे चलिए। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो आपका है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा H2SO4। यह जो है ना आपका रसायन उद्योग में इसको मूल रासायनिक माना जाता है। ठीक है। नंबर 67, किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन कैसा होता है, ठोस विलय घोलने में असमर्थ होता है। 67 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। पूछेगा किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा, तो ठोस विलय में या घोलने में असमर्थ होता है। वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या जरा बताइए कितना होता है, बताइए कमेंट करके क्या होगा राइट आंसर, फटाफट बताइए। तो आपसे जो सवाल पूछा गया था ना, इसका जवाब बताइए क्या होगा तब तक। देखिए संविधान सभा में आपसे पूछा गया था कि बताया गया था महिला सदस्य की संख्या तो 15 था, और अनुसूचित जनजाति का पूछेगा तो 33 रहा था, 33 रहे थे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बताइए कि वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ियों की संख्या, तो राइट आंसर बताइए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में। ऑप्शन नंबर जो 4 है, इसमें पोलो में 4 खिलाड़ी, पोलो में पॉ लिखते हैं 4 के जैसा होता है, याद आप ऐसे रख सकते हैं। बास्केटबॉल में आपका 5 होता है। ठीक है। ये जो 5 है ये आपका बास्केटबॉल में हो जाएगा, और कबड्डी और जो आपका ये नेट बॉल होता है इसमें टोटल 7 होता है। 7 किसमें, कबड्डी और नेट बॉल में, ध्यान रखना है। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, लास्ट वाले क्लास में आपसे पूछा गया था क्या, हिंदी साहित्य के लिए किसे मिला था, तो आपको नाम ध्यान आ रहा होगा, आशा पूर्णा देवी को बताया गया था कि उनको आशा था कि मिलेगा और उनको मिला था। तो बताइए अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, तो 69 का ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2018 में। अगर आपको पता है किसको मिला था या किस बुक के लिए मिला था तो बताइएगा। नंबर 70, गोदना किस राज्य का प्रमुख लोक कला है, तो जो गोदना है ना, ऑप्शन नंबर ए बिहार का है। देखिए बिहार का लोक कला है, ध्यान रखेंगे। जैसे आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का आपको नाम ध्यान रख लेना है, रंगोली है। ठीक है। राजस्थान का आपका मेहंदी, ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारा है, बस एक दो जो पूछा जाता है वही आपको बताया जा रहा है। बिहार में आपका एक और होता है अपहन होता है, यह भी ध्यान रखेंगे। झारखंड के बारे में आप कमेंट करके बताइए, झारखंड में ना कौन सा वहाँ का लोक कला है। भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है, भारतीय थल सेना का दक्षिण पश्चिमी कमांड पूछा है 71 का, ऑप्शन नंबर सी जयपुर। चलिए भारतीय थल सेना से क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे एक बात समझिएगा, आज के डेट में लगभग 45-46 हज़ार के आसपास वैकेंसी आ चुका है जो लोग सेना में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है। सेना में भर्ती जो होना चाहते हैं, अगर आपके फैमिली में से जान पहचान में, रिलेशन में या गांव घर में, शहर में, जहां भी आप रहते हैं, आपके जान पहचान में कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिनको कि भारतीय सेना में जाने का शौक़ है, सेवा करने का शौक़ है, तो आप उनको बता सकते हैं। 17 या 17.5 साल से लेकर के 17.5 से लेकर के 21 वर्ष तक की एज वालों के लिए ही यह वैलिड है। और अभी सुनने में आया है कि 10 लाख के आसपास वैकेंसी 1-1.5 साल में आने वाला है,
तो हो भी सकता है, क्योंकि आगे आपको पता है 2024 में इलेक्शन होने वाला है। आप लोग जो भी जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से तैयारी में फोकस करके लगिए। 10 लाख तो आना ही है, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय सेना में जाने वाले लोगों को आप ज़रूर एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं गाँव घर में जिनको लेट से पता चलता है या नहीं चलता है, तो उनको सबसे पहले बताइएगा। 17.5 से 21 वर्ष का एज होना रहता है शायद उसमें, ठीक है। 99% श्योर है 17.5 ही एज है। आप कमेंट कर सकते हैं कितना राइट है। 21 साल तक के एज वाले के लिए यह है। और एक बात समझिए, जून मंथ है आपका, चल रहा है अभी ना, जून में, इसी मंथ में आपका अंदाज रखिए आपकी इंटर लेवल का जो वैकेंसी है आपका, किसका, बिहार सचिवालय का, ये आने वाला है बहुत ही जल्द। 2, 4, 10, 15 दिनों में आपको बीएसएससी के लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आपको पता चलेगा फॉर्म आ गया, फॉर्म भरने का डेट आपको बताया जाएगा इस डेट से। तो जून में इंटर लेवल का वैकेंसी आ रहा है। आप लोग जो तैयारी कर रहे हो अपने तैयारी को अच्छे से बना के रखिए। सचिवालय का नहीं होता है, कहा जाता है कि आसमान से गिरा तो खजूर पे अटका। कोशिश करिए बीएसएससी ग्रेजुएशन लेवल में ही आप निकाल लेने का। जो लोग फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं या कुछ उनको प्रॉब्लम आ जाएगा, नहीं दे पाए एग्जाम, बहुत तरह का बात होता है एग्जाम वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आए, तो इंटर लेवल भी आपके लिए बचेगा। तो यहाँ से आप गिरेंगे तो यहाँ अटक सकते हैं। कोशिश करना है नहीं गिरने का, अगर गिरते हैं तो यहाँ अटकने का चांस है। तैयारी को अपना अच्छे से बनाए रखिएगा। नंबर 72 देखते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बताइए कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से बताइए कि यह किससे संबंधित है? 73 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा आपदा प्रबंधन से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1994 ईस्वी में ना, इसके बारे में आपको नहीं बताया गया, 1994 में जापान के योकोहामा नगर में ना आपदा प्रबंधन के रिलेशन में विश्व कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। इसमें वर्ल्ड से आने वाला अलग अलग आपदाओं से निपटने के लिए कुछ कहिए कि अच्छा कदम लिया गया था। इसी में ना योकोहामा रणनीति और आर्थिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना इसे आपका कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय, ठीक है। देखिएगा अगर पूछेगा कि बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है तो ये वायुमंडलीय आपदा होता है। 75 वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त कर दिया गया है? तो 75 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए जीवमंडल नियम, यानी कि आरक्षित क्षेत्र को। बताइए कि पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पंचेत बांध जो है पूछेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर, दामोदर नदी पर बना है, ठीक है। देखिए पंचेत बांध दामोदर नदी पर बना है। अगर पूछेगा किस राज्य को इससे लाभ होता है तो आपको झारखंड और पश्चिम बंगाल बता देना है, ठीक है। नंबर 77 चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है। एग्जाम में बहुत बार इसके बारे में पूछा गया है, चंद्रप्रभा के बारे में, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मली भालू, जो तेंदुआ है, नीलगाय है, ये सब यहाँ पे रहते हैं चंद्रप्रभा में, ठीक है।